विपक्षी पार्टियों के सांसद जो ईडी को जाकर ज्ञापन देना चाहते थे या लेटर देना चाहते थे, उसको रोकने के लिए पहले तो बहुत से बहाने किए गए, झूठ बोले गए, नहीं जाने देने के लिए पुलिस खड़ी हो गई। पुलिस को भी कहा गया अच्छा आप कहिए, आप भी बोलिए, आप भी मदद कीजिए। फाइनली ये कहा गया कि अब ईडी ही नहीं आपसे मिलना चाहती। ये सारे ड्रामे आखिर क्यों? और यही इसी क्यों में छुपा है जवाब। नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे जेपीसी जांच नहीं होने देना चाहते। उसका कारण अब आपको भी समझ में आ गया होगा। किसान आंदोलन के पहले से मैं अडानी को कटघरे में खड़ा कर रहा हूं। किसान आंदोलन में तो पूरी तरह से हमारे सारे वीडियोस जो हैं वो अडानी पर ही हैं। और अब वो जो चीजें मैं बता रहा था उस समय कि कैसे मैनिपुलेशन होता है, कैसे अडानी मैनिपुलेशन कर रहे हैं, कैसे अडानी सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, कैसे अडानी देश को ठग रहे हैं, कैसे अडानी देश को धोखा दे रहे हैं, कैसे अडानी के इस फ्रॉड में नरेंद्र मोदी शामिल हैं, ये सारी बातें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था किसान आंदोलन के समय। उसके बाद भी और आज वही चीजें खुल करके सामने आ चुकी हैं। नरेंद्र मोदी जेपीसी जांच क्यों नहीं होने देना चाहते? भारतीय जनता पार्टी, मतलब उनकी पार्टी है तो उनके लिए काम कर रही है, उनके इशारे पर चल रही है, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी, मोदी जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जेपीसी जांच क्यों नहीं होने देना चाहते? और इतने सारे सबूत सामने आने के बाद, डिफेंस में अज्ञात कंपनियों के इन्वेस्टमेंट के बाद, क्या आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफेंस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसका लाभ भी उठा रहे हैं और समय आने पर भारत को जाम भी कर देंगे, भारत को गुलाम भी करवा देंगे, भारत को लड़ने नहीं देंगे? आप सोच सकते हैं, जहां डिफेंस में अगर घुस करके कोई अज्ञात कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, फायदा उठा सकती है, ऑपरेट कर सकती है, तो वो तो कुछ भी कर सकती है। और उसका पता नरेंद्र मोदी को नहीं चलता। सामने यही है, लेकिन सच ये नहीं है। सब कुछ नरेंद्र मोदी ने ही किया है, सब कुछ नरेंद्र मोदी का ही है। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जेपीसी जांच नहीं होने दे रहे हैं। अब उसको सिलसिलेवार आप समझने की कोशिश कीजिए। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने 25 जून, शायद 22, 23, 24 कुछ ऐसे ही 1-2 दिन पहले प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हुआ था, मुझे पक्का याद नहीं, लेकिन 2014 में। और जिस दिन उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह उनका संपन्न हुआ, शक उसी दिन गहरा गया कि नरेंद्र मोदी के इरादे कुछ और हैं। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन जब उन्होंने ब्लैक मनी, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित ना करके, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ना निकलवा करके एसआईटी गठित की, उसी दिन यह डिक्लेयर हो गया कि नरेंद्र मोदी के इरादे नेक नहीं हैं और वो देश को धोखा दे रहे हैं, या जो वादे उन्होंने देश से किया था, या कम से कम भारत स्वाभिमानियों से किया था, या कम से कम रामदेव के सामने बैठकर जो बातें कही थी,
या तालकटोरा स्टेडियम में जो बातें बोली थी, ठीक उसके उलट नरेंद्र मोदी चल रहे हैं और उन्होंने वही किया। उन्होंने एसआईटी गठित कर दी। उसका मतलब यह था कि ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करना है और उस ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करके उसे अपने तरीके से इस्तेमाल करना है। शुरुआत उसी दिन हुई। मेरे दोस्त, जब मेरे सोशल मीडिया में, मेरे फेसबुक को या किसी भी चीज कहीं भी जब मेरा वीडियो मिले आप देखोगे, उसी दिन जिस दिन नरेंद्र मोदी ने एसआईटी गठित की, उस दिन भी मैंने लाइव किया और उसके बाद मैंने बताना शुरू किया कि नरेंद्र मोदी के मामले में देश धोखा खा चुका है। नरेंद्र मोदी एक पैसा, ब्लैक मनी का एक पैसा भी भारत नहीं लाएंगे, नहीं लाना चाहते, आम आदमी तक नहीं पहुंचने देना चाहते। वो अपने भाई बंधुओं को, जो बीच में भाई लगाते हैं, अपने भाई बंधुओं को इस सारे काले धन को कन्वर्ट करेंगे। यही उनका इरादा है। उसी दिन से मैं बोलना शुरू किया, बात आगे बढ़ती रही। लोगों को भरोसा था कि कुछ करेंगे। कुछ महीना बीता, साल भी बीत गया, यहां तक कि रामदेव भी आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहना पड़ा रामदेव को कि नरेंद्र मोदी काले धन पर सही डिसीजन नहीं ले रहे हैं और कम से कम तालकटोरा में जो वादा किया था वो तो नहीं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी तिल मिला गए। रामदेव के खिलाफ जितने भी केस थे वो खोल दिया। वो सारा मीडिया ब्लास्टिंग हो गई, सारी मीडिया में, क्योंकि मीडिया नरेंद्र मोदी की थी, तो सारी मीडिया में रामदेव के खिलाफ चलने लगा कि उन्होंने अपने गुरु को कैसे मारा, उन्होंने राजीव दीक्षित को कैसे मारा, उन्होंने वगैरह वगैरह वगैरह। रामदेव को तीसरे दिन आकर के, दूसरे तीसरे दिन, 2 दिन बाद आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा और यह कहना पड़ा कि भाई नरेंद्र मोदी जो काले धन पर निर्णय लिया है वो सही है और उन्हें देश भी चलाना है, इसके लिए वो जो कर रहे हैं ठीक है। तब जाकर के वो प्रसारण रुका, उनके खिलाफ जो प्रचार चल रहा था वो रुका। बात बिल्कुल क्लियर हो गई मेरे दिमाग में कि पतंजलि का पूरा अंपायर नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। रामदेव कुछ नहीं कर सकते। रामदेव की औकात एक स्टेट मैनेजर से ज्यादा नहीं है। वही हुआ, रामदेव गए और उसके बाद से लेकर आज तक सांस तक लेने के लिए तैयार नहीं है।